नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और आज NCERT ज्योग्राफी का छठी क्लास का दूसरा चैप्टर हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जिसका संबंध विश्व भूगोल से है और टॉपिक का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इससे पहले जो टॉपिक था सौर मंडल में पृथ्वी था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं वो हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, छठी क्लास चैप्टर 2। तो ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। तो टॉपिक देखें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा एक अक्ष के बारे में, विषुवत वृत्त क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्षेत्र उसको हम देखेंगे, देशांतर क्या होता है, देशांतर और समय, और फिर हम मानक समय क्यों मानते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक अगर हम डिटेल में समझ लेंगे तो ये कभी हमारा गड़बड़ नहीं होगा। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अक्ष के बारे में। तो अक्ष क्या होता है? अक्ष एक वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। तो जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और इसके बीच से एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कितने एंगल पे झुकी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो एक्सिस का नॉर्थ पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल बोलेंगे। और जो साउथ का जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल बोलेंगे। तो एक इमेजिनरी लाइन और होती है कि जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, काटती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो उत्तर भाग को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर और विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर जितनी भी रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? एक दूसरे के समान अंतर पे होंगी, समानांतर होंगी। तो इसीलिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं। अब इन अक्षांशों का माप कैसे किया जाता है? तो इन अक्षांशों का जो माप होता है वो अंश के रूप में किया जाता है, डिग्री के रूप में किया जाता है। तो जो इक्वेटर है, जो विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री से इसको प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। और इसके ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में जो ये सारी समानांतर रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पोल पर जाकर के यहाँ पे रेखा नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है? पोल ही होता है। इधर भी पोल होगा, इधर उत्तर पोल और इधर दक्षिण पोल। तो विषुवत वृत्त से या इक्वेटर से हम उत्तर की ओर जाएं या फिर दक्षिण की ओर जाएं, तो यहां से उत्तर यानी कि इक्वेटर से पोल के बीच की जो दूरी है, पोल से इक्वेटर के बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। कितना है? वो 1/4 है, 1/4 है। तो इसीलिए क्या है कि अगर 360 डिग्री का टोटल है, यहाँ पे अंश 360 डिग्री है टोटल, तो इसको अगर हम बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा? ये 90 डिग्री आएगा। तो इसी वजह से क्या है कि ऊपर की ओर जाने पे 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे की ओर जाने पे तो 90 डिग्री साउथ। ठीक है, इस रूप में क्या है कि हम अंश को देखते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो उत्तर की ओर जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं उनको हम क्या नाम दे देंगे? उत्तरी अक्षांश रेखाएं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और दक्षिण की ओर होगा तो क्या हो जाएगा? ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब कभी भी अगर अब हम अंश लिखेंगे तो उसके साथ में या तो नॉर्थ या तो साउथ
हमें लिखना होगा, जिससे कि हमें दिशा निर्धारित होती है, दिशा में पता चलता है कि किधर की बात की गई है ना। हिंदी में उत्तर लिखते हैं और इसको साउथ को दक्षिण लिखते हैं, है ना। तो उ और द से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो लोकेशन है, एक लोकेशन है जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर, और ब्राजील में बेलो होरिजोंटे। अब ये दोनों लोकेशन क्या है कि एक ही अक्षांश पर है, इनका अक्षांश क्या है, सेम है। कितने पे है, ये 20 डिग्री पे है, लेकिन अंतर किस चीज का है, इसमें जो है डायरेक्शन का अंतर है। तो जो चंद्रपुर, महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है तो वो 20 डिग्री नॉर्थ है, और ब्राजील का बेलो हॉरिजोंटे कहाँ पे, ये कितने पे है, ये 20 डिग्री साउथ पे है। तो अब देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, समानांतर रेखाएं, कि जिनके बारे में जानना जरूरी है, आगे की टॉपिक उसी से कनेक्टेड है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अक्षांश है वो क्या है, विषुवत वृत्त है। तो ये कितने डिग्री पर होगा, ये 0 डिग्री पर होगा। उत्तर ध्रुव, तो उत्तर ध्रुव कितना होगा, ये 90 डिग्री उत्तर दिशा। दक्षिणी ध्रुव के लिए कितना हो जाएगा एंगल, 90 डिग्री दक्षिण दिशा। अब उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है वो कितने एंगल पर होगा, वो 23.5 डिग्री उत्तर। और दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है उसके लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तर ध्रुव वृत्त क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त क्या है कि विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री उत्तर में, कितना, 66.5 डिग्री उत्तर में जो वृत्त बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। और ऐसे ही क्या होगा, दक्षिण दिशा में जब देखेंगे तो क्या होगा, तो ये 66.5 डिग्री दक्षिण में, तो वहां पे जो वृत्त बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव वृत्त बोला जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी जिसको हमें देखना बहुत जरूरी था। अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो अभी जितने भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं बताई हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे 0 डिग्री तो क्या है, ये विषुवत वृत्त है या विषुवत रेखा बोल सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाने पर, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाने पर एक रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। फिर इसके ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर की ओर जाने पर, और आप ऊपर की ओर जाने पर, उत्तर की ओर जाने पर उत्तरी शीत कटिबंध का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। नीचे की ओर अगर देखेंगे तो वैसे ही दक्षिण की ओर जाने पर 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है, और फिर 66.5 डिग्री पे जाने पे दक्षिण शीत कटिबंध का क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के जितने भी अक्षांश हैं वहां पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। और अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करने वाला अगर क्षेत्र देखें हमारे अर्थ पर, धरती पर, तो यही वो क्षेत्र है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। तो कर्क रेखा के बाद में और इधर मकर रेखा के बाद में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क रेखा के ऊपर जो भाग होगा और मकर रेखा के नीचे वाला जो भाग होगा वहां पर कभी भी सूर्य सर के ऊपर नहीं होता है। और जब हम ध्रुव की बात करते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की जो किरणें हैं वो कभी भी डायरेक्ट नहीं गिरती हैं, वो क्या होती है, हमेशा तिरछी होती है। तो सूर्य की रेखाएं सीधी ना गिरकर तिरछी गिरने की वजह से ये जो एरिया होता है कर्क रेखा से ऊपर का और इधर ये मकर रेखा से ऊपर का,
तो यहाँ पर जो तापमान होता है वो मध्यम रहता है। तो मध्यम होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध उत्तर के क्षेत्र में, और मकर रेखा के ऊपर देखेंगे तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हमें देखने को मिलता है। और पोल पर उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे ठंड बहुत अधिक होती है। ठंड अधिक होने का कारण क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य जो है क्षितिज से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इस एरिया को क्या नाम दिया गया, शीत कटिबंध क्षेत्र कहा गया। तो उत्तर के साइड है तो इसको क्या बोला गया, उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र, और दक्षिण के साइड हुआ तो इसको क्या बोल दिया गया, दक्षिणी शीत कटिबंध। तो इस प्रकार देखें तो कौन कौन से क्षेत्र हमें मिल गए। तो सूर्य के क्षैतिज और लंबवत प्रकाश के गिरने की वजह से ये तापमान में अंतर देखने को मिलता है, और इस तापमान के अंतर की वजह से उन क्षेत्रों का नामकरण किया गया, जिसमें से एक है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ये एक है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ये उत्तर और दक्षिण ये दोनों दिशा में देखने को मिलेगा, और शीत कटिबंध क्षेत्र ये भी उत्तर और दक्षिण ये दोनों तरफ देखने को मिलेगा। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी के कितने कटिबंधीय क्षेत्र हैं ताप के आधार पर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। तो अब देखते हैं देशांतर क्या है, देशांतर के बारे में। तो देशांतर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये लॉन्गिट्यूड देखें तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं कि जो पूरे अर्थ को हमारे कवर किए हुए हैं। ये टोटल कितनी रेखाएं हैं, ये 360 रेखाएं हैं। इसमें से एक रेखा ऐसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या फिर प्रधान देशांतर रेखा, या फिर यामोत्तर रेखा। प्रधान देशांतर रेखा या फिर यामोत्तर रेखा। अब ये कहाँ से पास होते हैं, तो ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर है, ये लंदन के ग्रीनविच जगह से पास होती है। लंदन के ग्रीनविच से ये पास होती है। तो वो वहां पर अगर हम देखेंगे तो कितना एंगल बनेगा, तो वहां पे 0 डिग्री बनेगा। और ये प्राइम मेरिडियन क्या करता है, पूरे अर्थ को 2 गोलार्ध में डिवाइड करता है। एक को बोलते हैं क्या, पूर्वी गोलार्ध, और दूसरे को क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। तो पृथ्वी पर किसी भी जगह के बारे में अगर हमें लोकेशन पता करना हो तो एक स्टैंडर्ड हमारा हो गया जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और दूसरा हो गया कोई जगह जहां से कोई ना कोई देशांतर रेखा गुजर रही होगी। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको अंश के माध्यम से नापा जाता है, और अंश को नापने के लिए क्या है, मिनट के रूप में देखते हैं, और मिनट को आगे विभाजित किया जाए तो किस में जाता है, ये सेकंड में जाता है। तो मिनट और सेकंड के रूप में अंश को मापा जाता है। अब देशांतर रेखा की खासियत क्या है कि जब दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो घट जाती है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, घट जाती है, और ध्रुवों पर आते आते कितनी हो जाती है, ये 0 हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती है, ठीक है ना। पोल पे जाकर के ये सारे एक जगह जाकर के मर्ज हो जाते हैं, एक जगह जाकर के मर्ज हो जाते हैं। तो प्रधान यामोत्तर रेखा से पूरब की ओर 180 डिग्री ईस्ट और पश्चिम की ओर वेस्ट की ओर 180 डिग्री वेस्ट या फिर पश्चिम पास से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 भागों में डिवाइड होता है और इस प्रकार इसको नापा जाता है। ईस्ट को पू लिख सकते हैं पूरब, और पश्चिम को पा से हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूरब। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मिल जाने से अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानकारी मिल जाने से हम किसी भी लोकेशन को बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से हम क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे असम में धुबरी एक जगह है, असम में धुबरी एक जगह है,
उसके बारे में हमें जानकारी लेनी हो, तो अगर मुझे खाली इतना ही दिया हो कि 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूरब, अगर ये खाली दिया रहे तो हम उस जगह के बारे में मैप पर देख सकते हैं। तो 26 डिग्री उत्तर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उसके अक्षांशीय विस्तार को बता रहा है। और 90 डिग्री पूरब ये किस चीज को बता रहा है? ये ध्रुवीय जगह के देशांतर विस्तार को बता रहा है। तो अब देखते हैं देशांतर और समय के बारे में। तो देशांतर और समय में हमें ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर करती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर करती है या फिर पश्चिम से पूरब की ओर करती है। तो देखें तो इसमें क्या है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। तो इस वजह से जो भी लोकेशन, जो भी जगह है जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। ठीक है, उनका जो समय होगा वो ग्रीनविच से क्या होगा? आगे होगा। और ग्रीनविच से जो पश्चिम भाग में जो कंट्रीज हैं, जो लोकेशन है, वहां पर समय क्या होगा? ग्रीनविच से वो पीछे की ओर होगा। तो समय के अंतराल की दर की जो गणना है उसको करने का बहुत आसान तरीका है कि जैसे हमें ये पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? वो 24 घंटे लगाती है। एक चक्कर का मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। तो एक घंटे में कितना समय हो गया? तो 360 डिवाइडेड बाई 24, तो कितना समय आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो एक घंटे में 15 डिग्री वो घूम जाती है। अब एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री धरती को चक्कर लगाने में, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय पृथ्वी को लगता है। तो अगर ग्रीनविच पे अगर मान लीजिए वहां पे अगर समय 12 बजे हुए हैं, कब के? ये दोपहर के, तो 15 डिग्री पूर्व में समय देखेंगे तो क्या होगा? तो 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा होगा तो 15 डिग्री पूर्व जिस देश की बात होगी वहां पर 1 बज रहा होगा, तो 1 घंटा ये आगे होगा, तो वहां पे दोपहर का 1 बज रहा होगा। और अगर हम ऐसे देखें 15 डिग्री पश्चिम की अगर हम बात करें, 15 डिग्री पश्चिम की अगर हम बात करें, तो प्रोसेस यही होगा, 15 गुणे 4 यानी कि 60 मिनट। अब ये 60 मिनट जुड़ेगा नहीं, इसमें से घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पश्चिम में जो समय हो रहा होगा वहां पर 11 बज रहे होंगे, वहां पे 11 बज रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरब और पश्चिम से देशांतर के आधार पर देखें तो इतना अंतर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, तो ये स्क्रीन पर जो मैप आप देख रहे हैं, ये क्या है कि ये विश्व का स्टैंडर्ड टाइम जोन है। अब इसमें क्या है कि प्रधान यामोत्तर रेखा के आधार पर समय का जो विभाजन है वो पूरब और पश्चिम के लिए तो कर दिया गया, लेकिन अब जैसे रसिया है, तो रसिया में क्या है कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ से गुजरने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी वजह से समय में बहुत समस्याएं आती है। तो इसके लिए क्या है कि हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम फैक्टर होता है। तो ऐसे रसिया का देखें तो रसिया में टोटल 11 टाइम जोन है। रसिया में टोटल 11 टाइम जोन है। तो ऐसे ही जो जितने बड़े क्षेत्रफल होंगे उसके हिसाब से उतने टाइम जोन वहां पर डिसाइड होते हैं। तो अपने इंडिया का अगर हम देशांतर विस्तार देखें तो गुजरात से जो लाइन गुजरती है वहां पर 68 डिग्री पूर्व, और इधर अरुणाचल प्रदेश में जो लाइन जाती है, देशांतर रेखा जाती है, वहां पर कितना अंश होगा? वो 97 डिग्री पूर्व है। तो इन दोनों के बीच में अगर टाइम जोन को देखेंगे तो अगर हम स्टैंडर्ड लोकल टाइम ना लें
तो 2 घंटे का यहाँ पे गैप आ जाता है। तो 2 घंटे के अंतर की वजह से काफी समस्याएं आती है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है कि जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जा रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो टाइम टेबल होता है रेलवे डिपार्टमेंट में हर एक ट्रेन का, तो उसको तैयार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या है कि स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाना चाहिए। ठीक है, तो भारत में कहाँ से ये गुजरती है, तो भारत में जो ये गुजरती है वो कितने डिग्री पर है, तो ये 82.5 डिग्री पूरब की ओर है। ठीक, इसी को मानक यामोत्तर, इसी को क्या बोला गया है, मानक यामोत्तर बोला गया है। ये भारत के लिए है। तो मानक यामोत्तर की वजह से क्या होता है कि हर तरफ जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल हो जाता है। तो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, वो फिर इक्वल हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इसका डिवीजन कैसे किया गया है। तो पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक, 15 डिग्री देशांतर तक ये पूरे क्षेत्र को कवर करता है। 15 डिग्री देशांतर तक वो क्षेत्र को कवर करता है। तो आज के चैप्टर में हमारी तरफ से बस इतना ही। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो पृथ्वी की गतियां, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो, ये लेक्चर अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी की गतियां टॉपिक के साथ। धन्यवाद।